हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो कि 3D के थ्रू आता है। इसमें हम क्या करेंगे, अराइवन की 3D और वेक्टर को मार्जिंग करके आपको लेकर चलेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, हम अलग से उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में सब कुछ हम बता देंगे आपको। तो पहला जो हम लेक्चर इसमें कंटेंट आपको कराएंगे वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। इसी में अगर हो सकेगा तो, क्योंकि 3D स्टार्ट किया है मैंने, तो इसी में हम साथ ही साथ आपको 3D के हम आपको खत्म कर देंगे इसमें लाइन एंड साथ ही साथ क्या चल जाएगा, प्लेन। लाइन एंड एंगल बोल रहा है, प्लेन चलेगा। ठीक है, लाइन एंड प्लेन चलेगा। तो साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे लाइन एंड प्लेन क्या होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, वो बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिए, एंड तक मजा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब मुझे डायरेक्शन से पता चल रहा है, अब देखो नाम ही इसके काम का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है, डायरेक्शन। ठीक है, अब कोसाइन से निकल रहा है कॉस, ये तो पता ही होगा, एंड डायरेक्शन रेशियो। अब इन चीजों को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम अगर थोड़ा सा आपसे ये बोले, बहुत सही, ओके, ओके, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए हम आपसे बोलें कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहां से ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। रियलिटी में जेड एक्सिस तो इधर तो होता नहीं है, तो आपको पता ही होगा रियलिटी में जेड एक्सिस किधर होता है। एक्चुअली में मान लीजिए हमारे पास ये दो पेन लगा, पेन लाओ तो मैं तुम्हें समझा दीजिए। अच्छा पेन दे दो, नालायक पेन है ये, बेहतरीन पेन है ये। ठीक है, समझते हैं। ये बोल दीजिए, मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए हमारे कुछ देर के लिए हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। एक्चुअली में हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को हम बोलेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ, ये ग्राफ हमारा है। किसका ग्राफ है ये हमारा 3D है, मान लो एक्स वाई जेड। अब इसके नेगेटिव डायरेक्शन भी होंगे, नेगेटिव फेज होंगे, हम अभी पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे अगर पॉइंट ले लें, तो वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स कमा वाई कमा जेड होगा। क्या होगा, एक्स कमा वाई कमा जेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लिया तो हो जाएगा एक्स कमा वाई कमा जेड। तो कुछ देर के लिए इसको समझो, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ये बात समझ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया वो एक्स कमा वाई कमा जेड हो जाएगा, और उसका वेक्टर मान लिया कुछ ये हो गया, इसका वेक्टर, ये पॉइंट हो गया एक्स कमा वाई कमा जेड, तो ये इसका ओरिजिन से वेक्टर बन गया, पोजीशन वेक्टर है ना। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन भी हम देखेंगे। अगर इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे मान लो गिर रहा है, वाई एक्सिस से यहाँ गिर रहा है, मान लो जेड एक्सिस में यहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक्स एक्सिस में ये मान लो एक्स एक्सिस में इधर गिरेगा, वाई एक्सिस में इधर गिरा, जेड एक्सिस में इधर गिरा। अगर इसका प्रोजेक्शन देखें ऐसे रख के, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से गिरेगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये जो हमारे पास बनेगा, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये लेंथ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन को ही इंडिकेट करने को कहेंगे कि हाँ डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से आएगा। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ क्या, कॉस, और कॉस का मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, कॉस का मतलब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे समझते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर नहीं क्लियर। तो हम इसी पे डिपेंड काम करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझिए। जैसे मान लीजिए हमने ये किया, इनका प्रोजेक्शन हमने देखा कि हाँ इन वेक्टर्स पे इनका प्रोजेक्शन निकलेगा, कहानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझे, तो अगर ये पॉइंट हमारे पास ए कामा बी कामा सी, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये इतना ए होगा, ये इतना कितना होगा बी होगा, और ये इतना कितना होगा सी होगा। सबको समझ, तब ये पॉइंट बना ए कामा बी कामा सी। ये डिस्टेंस कितनी होगी थी, मान लो 0,0,0 है, और ये ABC है, तो एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस हो जाएगी अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात कर लूं बेटा कि ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये मेरे पास हो गया। अब देखोगे ध्यान से, तो इस वाले वेक्टर का, ये वेक्टर है मान लो ABC था, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ये है। ठीक है, OA बाद नाम दे दिया, OP नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, है ना इसका। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, ये एक्सिस से एंगल बनाया, ये कोई ना कोई वाई एक्सिस से एंगल बनाया, ये कोई ना कोई जेड एक्सिस से एंगल बनाया। तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उसको नाम देंगे हम अल्फा। इस वेक्टर का जो एक्सिस से एंगल बन रहा है वो नाम दे देंगे हम अल्फा। वाई एक्सिस जो एंगल बन रहा है उसको बीटा, और जेड एक्सिस जो एंगल बन रहा है उसको गामा। एक्चुअली में ये एंगल तुम्हें यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पे एंगल आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। सपोज दैट अगर मैं यहाँ इसको बनाऊं तो मेरे सामने ये वेक्टर गया था, जो भी हम नाम ले रहे थे ओपी का नाम दे रहे थे। अगर मान लो ओ है, ये मान लो पी है, तो इसको नाम दे दिया हमने ओपी, वही नाम दे दिया हमने ए कमा बी कमा सी।
अगर ए गामा बी गामा सी नाम दे दिया तो इसकी जो लेंथ हमने बताई अभी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने अभी आपको बताई है ना। लेकिन हमने कहा एक्स एक्सिस एंगल बनेगा अल्फा, वाई एक्सिस एंगल बनेगा बीटा, लेकिन जेड एक्सिस का एंगल तुम्हें लग रहा होगा ये इधर हो जा रहा है, लेकिन जेड एक्सिस कहां पे दिखा है आपको समझ में आया होगा, जेड एक्सिस कहां पे दिखा, जिसे हमारे पास ये था तो जेड एक्सिस ये था। अब ये यहां से नहीं जा रहा है, बात सुनना, ये यहां से नहीं जा रहा है क्योंकि ये हमें, क्योंकि ये जो लाइन इधर हमने खींच दी है एक्चुअली में ये ऐसे ऊपर को होती है। अब ये ऊपर को तो यहाँ दिखा नहीं सकते हम ऊपर को, इसलिए हमें दिख रहा है कि ये एकदम ऐसे जा रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं जा रहा है। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये है कि एकदम ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर होने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एंगल ऊपर, जैसे अभी ये ऊपर की ओर है और ये एंगल हमारा यहां से दिया जा रहा है, तो ये है हमारा बीटा, सॉरी गामा, ये क्या हमारा है गामा। तो इस एंगल को हम नाम देते हैं गामा। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास हो गए और इसी से डिपेंड हमारा निकलेगा यहाँ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी निकलेगा। बात सबको क्लियर है ना? चलिए तो अभी इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे निकल रहा है ए, ये भी हमने आपको समझाया, ये हमारा ए निकला, मान लो ये इधर हमारा बी निकला, इतना डिस्टेंस हमारा बी निकला, इधर से हमारा क्या निकलेगा सी निकलेगा, ठीक है। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? तो मुझे कॉस अल्फा चाहिए, मान लो मुझे कॉस अल्फा चाहिए, तो यहाँ जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे और एक्स एक्सिस के लिए क्या बनेगा कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के लिए क्या बनेगा कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के लिए क्या बनेगा कॉस गामा बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने मान लिया एल, इसकी वैल्यू हमने मान लिया एम, और इसकी वैल्यू हमने मान लिया एन बनेगा, ठीक है। कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इधर ए है तो भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। इसी प्रकार से बीटा क्या बनेगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी टाइप से इधर भी बना लेना, अगर लाइन ड्रॉ कर लो तो ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। इसी प्रकार से कहां बनेगा गामा के लिए बनेगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? आ गया। अब हम आगे लेकर चलते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। सेट कर लें, यहां तक कहानी क्लियर है? अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस में होगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, हम प्लस माइनस लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? प्लस माइनस लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, स्क्वायर करके मैं क्या कर दूं ऐड कर दूं, तो स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या बनेगा बताओ? चलो बताओ, हाँ बताओ क्या बनेगा? इधर बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान समझना, इधर बनेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बनेगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक बस समझ में आई? अब क्योंकि ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मैंने क्या निकाल लिया रिजल्ट यहां से, तो मेरे पास रिजल्ट यहां से निकल आया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्ले तो आया, तो ये हमने 1 ले लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहां तक ये कहानी क्लियर है? डाउट क्लियर? आगे चला जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कहानी क्या आती है उसको समझिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है चल रहा है, मतलब रिजल्ट अब बात करेंगे, रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ जी। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया, एंड ये, क्लियर है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एंड जेड एक्सिस हो गया। इसकी डायरेक्शन में आई आता है, इसी डायरेक्शन में जे आता है, एंड इसकी डायरेक्शन में के आता है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? तो हमने देखा कोई वेक्टर कहाँ से लिया गया था, अभी ओरिजिन लिया गया था। तो मान लो ए कमा बी कमा सी होता है, तो ओरिजिन लिया गया था, ओ से मान लो लिया गया था, ये मान लो पी पॉइंट हो गया, तो ओपी हमारा हो गया। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? तो यहाँ से हमारे मान लो अल्फा आ गया, यहाँ से हमारा मान लो बीटा आ गया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया गामा आ गया। तो हमने पूरी कहानी को समझ लिया कि हाँ ऐसे होता है। बोलो कहानी क्लियर है?
अब यहीं से एक पॉइंट अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि भाई ये एक्चुअली में ओरिजिन से गया है, कहाँ गया है, ओरिजिन से गया है, तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए ए हो जाएगी, वाई एक्सिस के लिए बी हो जाएगी, जेड एक्सिस के लिए सी हो जाएगी, और जो हमारे कॉस अल्फा निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस कॉस अल्फा, क्या निकलेगा, कॉस अल्फा निकलेगा प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी प्रकार से कॉस बीटा, इस प्रकार से कॉस गामा, जिसको नाम दिया मैंने एल एम और एन। तो एक रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आया, पहला रिजल्ट मेरे पास निकल के आया, ठीक है, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल के आया। दूसरा रिजल्ट यहां से हो सकता है क्योंकि एल की वैल्यू कॉस अल्फा होती है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होती है। तीसरा रिजल्ट यहां से बना लो, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उसको भी समझिए, यहां से रिजल्ट मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। कैसे समझिए, जैसे हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब ये बात सबको समझ में आता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कहानी सबको समझ में आ रही है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक कहानी क्लियर होने के बाद भी अगर मैं इसे कर दूं तो ये 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस के जो है उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर है। तो अब मेरे पास ये हो चुका है, अब मैं यहाँ से देखो आगे चलता हूँ। कहानी में ट्विस्ट इतना था, तो जितना था उतना समझा दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा नए ट्विस्ट अब आएंगे, उनको भी समझिए। अगर हमारे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर है अगर ऑन द एक्स एक्सिस हो जाए, है ना, कोई पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर ऑन एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यानी पॉइंट लाई ऑन एक्सिस, उसका मुझे डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो समझना, कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है, कहाँ पे लाई हो रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर लाई हो रहा है तो उसके लिए जो हमारे पास डायरेक्शन, अच्छा एक बात और समझिएगा, यहीं से एक डायरेक्शन रेशियो भी समझिएगा। क्या समझिएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो यहीं से कहानी में ट्विस्ट अपने और डाल देते हैं। इधर से एक बात और समझिए, डायरेक्शन रेशियो भी समझ लीजिएगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, हमने बताया एक्सिस में ए काटेगा, वाई एक्सिस में बी काटेगा, जेड एक्सिस में सी काटेगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो यहां से इसका बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्चुअली में एक्स एक्सिस के लिए ए, वाई एक्सिस के लिए बी और जेड एक्सिस के लिए सी। यही तो बनेगा डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएगा। यहां तक बात हमको समझ में आएगी ना। तो ये भी तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वही निकल के आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, तो उसके डायरेक्शन, ठीक है, रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे उसके बेटा, तो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो बी और सी क्या हो जाएंगे, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कामा 0 कामा 0, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो यहां से बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल के आएगा, तो डायरेक्शन, ठीक है, कोसाइन क्या निकल गया बेटा। तो अब इसके लिए निकालोगे तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बनेगा, तो अंडर ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए हो जाएगा। तो मिला के प्लस माइनस वो है ना, लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 या फिर सिंपली 1 कामा 0 कामा 0, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की बात करोगे, वाई एक्सिस में बात करोगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा बेटा, 0 रेशियो बन जाएंगे इसके। मैं सीधे रेशियो लिख रहा हूँ, तो रेशियो मतलब डायरेक्शन रेशियो हो रहा है ना बेटा, वैसे को समझ में आ रही ना। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 0 कामा बी कामा 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक बना। अगर मैं इसको अब कोसाइन यहाँ बात कर लूँ, क्या बात कर लूँ, कोसाइन, तो कोसाइन बेटा यहाँ से क्या बनेगा, 0 कामा 1 कामा 0। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं जेड एक्सिस के लिए बात करूं कि हाँ भाई जेड एक्सिस के लिए बात कर लिया जाए, तो उसके लिए भी बात कर लो।
जेड एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए क्या बनेगा बेटा 0 कामा 0 कामा सी, ठीक है। तो यहां से ये तो रेशियो आ गया, क्या आ गया रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, तो कोसाइन यहां से आ जाएगा, ठीक है। कोसाइन क्या आ जाएगा बेटा 0 कामा 0 कामा 1। कोई बात समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर कह देता हूं कि भाई जो वेक्टर लाई कर रहा था वो वेक्टर मान लो कुछ ऐसा था, एक पॉइंट इधर हमारे पास P था, एक पॉइंट हमारे पास क्या था Q था, और कहीं ऐसे लाई हो रहा था, ये मान लो X था, ये मान लो Y था, ये मान लो हमारे क्या था Z था। अब पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां से कहानी में क्या निकल के आएगा कि भाई मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लो A1 B1 C1 हो गया, है ना। इसका मान लो A2 B2 C2 हो गया। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं कि रेशियो क्या निकले भाई, इसके सीधे में अगर प्रोजेक्शन डालोगे, इसके सीधे मान लो प्रोजेक्शन डाल दो, तो प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बोलो एक्स एक्सिस में। तो यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट क्या होगा A1, और यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट क्या हो जाएगा A2। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी A2 माइनस A1। तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या है A2 माइनस A1। सिमिलरली इसी प्रकार से B2 माइनस B1, सिमिलरली इसी प्रकार से C2 माइनस C1। तो यहां से जो रेशियो बन जाएगा, इसका रेशियो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 कामा B2 माइनस B1 कामा C2 माइनस C1। बोलो यहां तक समझ आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कोसाइन की बात कर लूं, यहाँ पर कोसाइन की बात कर लेता हूं, डायरेक्शन कोसाइन बात कर लेता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को नाम दे दूं, इस डिस्टेंस को PQ बोलते हैं, और PQ क्या आएगा, एक्चुअली PQ आ जाएगा A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ना, प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में नहीं आया, आ गया। तो इसी प्रकार से यहां से क्या बन जाएगा भाई साहब, तो ये क्या बोलेंगे PQ सीधे बोल दे हम, तो A2 माइनस A1 अपॉन PQ। भाई क्यों, क्योंकि ये ABC मान लो, तो A अपॉन पता है अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर था, उसी के अकॉर्डिंग, क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है। कामा क्या हो जाएगा बेटा B2 माइनस B1 अपॉन PQ कामा C2 माइनस C1 अपॉन PQ। अच्छा मैं इसको A2 माइनस A1 B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1 को क्या भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं अगर माइनस से सभी में मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करा दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा बताओ, क्या आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, क्लियर है, B1 माइनस B2 और C1 माइनस C2, ये भी निकल के आएगा, नहीं समझ बताओ, आ गया। और एक नोट पॉइंट और तुम्हें हम बता देते हैं, उसको दिमाग में रखो, क्या रखना है कि किसी भी भाई डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन रेशियो लेंथ पे डिपेंड करती है। अब देखो कोई वेक्टर अगर उठाते हो तो उसकी लेंथ हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर तो बदलने वाला है नहीं, वेक्टर तो वही रहेगा। मतलब एक वेक्टर के कोई एक वेक्टर अगर हम उठा लेते हैं उसकी लेंथ तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब कोई वेक्टर अगर हमने उठाया, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना वो क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं, तो यूनिक नहीं होते, लेकिन उसी वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, कोसाइन वो क्या होगा, वो यूनिक होगा, ठीक है। तो याद रखो कि किसी भी वेक्टर का, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर इज यूनिक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ any vector is unique, but direction ratio can be different. Direction ratio may be changed, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हमने लिख दिया तो जैसे हमने लिख दिया 2,4,6 और यह अगर हमने लिख दिया 1,2,3, तो आप समझ जाओ ये एक ही वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे, है ना, ये जो वेक्टर है पैरेलल होंगे उनके ही डायरेक्शन रेशियो होंगे, मतलब कोई ये चेंज नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है।
लेकिन अगर मैं यहीं से कह दूं इनका डायरेक्शन कोसाइन, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 टू जा 4 3 जा 9 2 टू जा 4 9 14 रूट 14 ना, तो इसका निकलेगा 1/√14 2/√14 एंड 3/√14। और अगर आप इसको सॉल्व करें इसका भी यही निकलेगा, क्या निकलेगा 1/√14 2/√14 एंड 3/√14। आपने देखा कि दोनों का डायरेक्शन में जो हमारे पास कोसाइन है वो क्या आया, सेम है। मान लो इसको a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, रख के देख लो ये आएगा। नहीं इसमें क्या बात आ गई, आ गई ना, कि डिटेल में फिर से समझाएं, आ गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, ठीक है, अगर हम किसी भी डायरेक्शन रेशियो को अगर बात करें, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे बेटा, वो हमारे हमेशा सेम होंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था, वो क्लियर हो गया आपको। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट को समझिए। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर proportion to the direction ratio of any vector vectors whose support is the given line। अब इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी वेक्टर हुज सपोर्ट इज गिवन लाइन। इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मतलब जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के समान पाते होते हैं, दोनों रेशियो ही है कोसाइन तो पैरेलल के द्वारा कुछ है क्या समझे, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो मतलब पैरेलल होंगे फिर, उनसे ही उम्मीद रहेगा था। ये आपने को बताया तो मैं याद नहीं। चलिए, तो यहाँ पे बोला है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कोई लाइन है उनके जो डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे वो प्रोपोर्शन होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। तो एक जो वेक्टर बनेगा उस लाइन का जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन जैसे मतलब हुआ, मान लो ये डायरेक्शन रेशियो के ये डायरेक्शन ये जो ये था मतलब ये जो रेशियो था, एक्चुअली मान लो ये डायरेक्शन रेशियो है किसका, लाइन का है, तो ये मान लो ये वेक्टर का है, तो ये एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो इसके क्या हो रहा है, इसके डायरेक्शन रेशियो मिल जा रहे हैं। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में क्या बात आ गया, तो ये कह रहा है। तो सबको कहानी इसमें क्लियर है या डाउट है, पहले बताओ क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बस ये सेंस लगाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कुछ पॉइंट की, L M N be the direction cosine, ये क्या है, मान लो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर, ठीक है, एंड ABC be the थ्री वेक्टर नंबर्स। राइटिंग समझ आ रही तुम लोग को, ये कि और अच्छे से लिखें, अरे ना, सच दैट L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C,
n अपॉन c। एक्चुअली में क्या कह रहा है, एक्चुअली में कह रहा है कि जो डायरेक्शन हमारे पास कोसाइन होते हैं ना, एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो के उसके क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे कि ये हमने लिखा l प्रोपोर्शन होगा इसके, m प्रोपोर्शन होगा b के, और n प्रोपोर्शन होगा c के। बोलो कहानी क्लियर हुआ नहीं हुआ? n प्रोपोर्शन होगा किसके, c के होगा। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बोलोगे ये सर क्या बोल दिया आपने, मैं ये भी तुम्हें समझा देता हूँ कैसे। अगर मैं इसको मान लेता हूँ लैम्डा, क्या मान लेता हूँ मैं, लैम्डा। तो लैम्डा मान लिया तो यहाँ से l क्या निकला, लैम्डा a निकला, m क्या निकला, लैम्डा b निकला, n क्या निकला, लैम्डा c निकला। लैम्डा एक कांस्टेंट है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, l प्रोपोर्शनल टू a, क्या लिख सकते हैं, l प्रोपोर्शनल टू a, और क्या लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू b, और क्या लिख सकते हैं, n प्रोपोर्शनल टू c। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये तो कहानी क्लियर हो ही गई है ना। अब अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ सर कैसे निकालूंगा, अब उसको समझ लीजिए। लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या है, लैम्डा वैल्यू निकालने का तरीका, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एल इक्वल टू क्या मिल गया, फिर एल इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ से मिल जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक रिजल्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये हमारे पास डेफिनेशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ये यूज आने वाला है। एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा, तो हमने एज्यूम किया जस्ट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये लेमडा यूज्यूम ना कर लेते, ऐसे कर लेते तो ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इक्वल टू लिख सकते थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते। क्या निकाल देते, स्क्वायर रूट। तो बात तो वही हुई, तो ये सीधे ही निकल आएगा, कोई दिक्कत मुझे समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है महाराज जी, ठीक है, याद रखो। अब मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, खाते खाया जा रहा है बच्चा। देखो मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारे पास मान लो बी वेक्टर है। दो वेक्टर हो गए, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और दोनों क्या है, पैरेलल। हमने बोला ए पैरेलल है बी के, बात समझे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, और इसका भी डायरेक्शन रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका जो डायरेक्शन रेशियो, मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, इसका मान लो डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, जिसको हमने ए से नाम डिनोट कर दिया, किससे, ए से। वो मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास बी है, जिसको मैंने बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया हमने कि A2 B2 और C2, हमने ये नाम दे दिया। बस सबको समझ में आ गया। हमने कहा ये दोनों डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा अगर पैरेलल है, दोनों डायरेक्शन तो सेम हो रही है, लॉजिकली समझो। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के मान लो क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस एंगल सेम देंगे नहीं देंगे, वाई एक्सिस एंगल सेम देंगे, और जेड एक्सिस भी एंगल क्या देंगे, सेम देंगे। मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हुआ इनके एंगल सेम होंगे। क्या सेम होंगे, एंगल सेम होंगे। अगर बेटा इनके एंगल सेम हो रहे हैं तो इससे कहानी क्या निकल के आती है, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। मतलब पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, सेम हो गए। अगर डायरेक्शन कोसाइन बेटा सेम हो गए तो इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि डायरेक्शन रेशियो भी सेम होंगे, बोलो, नहीं कह सकते। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गए, इससे मैं थोड़ी कह सकते कि डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन तो सेम है, बट
डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, may be different. डायरेक्शन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, आर इन Proportion. प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ दैट इज, यहां से इसका मतलब क्या निकलेगा, दैट इज यहां से मतलब निकलेगा ए, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में होगा, इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में होगा, नहीं समझ में क्या बात, या फिर बी इक्वल टू लैम्डा ए के फॉर्म में होगा, ये निकल के आएगा। बोलो समझ में ना आए तो बताओ, फिर से बताएं। आ गया। पहले के मान लो हमारे पास A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो थे, दूसरे मान लो A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो थे। हमने बोल दिया पहला हमारे पास है A, उसको नाम दे दिया A हमने, दूसरे का नाम दे दिया हमने B। तो हमने कहा अगर ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन होने मतलब क्या, A प्रोपोर्शनल B है, A प्रोपोर्शनल B होने मतलब जब भी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो वहां पे क्या आता है, नया कांस्टेंट आ जाता है। अगर वो नया कांस्टेंट आता है तो लैम्डा मान लिया उस कांस्टेंट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B। तो हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि डायरेक्शन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आर सेम, आर सेम। ये किसकी निकल के आई कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन निकल के आई, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल है। क्लियर नहीं क्लियर, कंडीशन ऑफ पैरेलल। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट है, क्लियर है। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, तो आप लोग को तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हमने क्या कहा पहले फिर से समझो, कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, क्या बोला मैंने, कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि उनकी डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब कैसे डायरेक्शन कोसाइन सेम होगी उसको समझो। जैसे हमने बोला एक वेक्टर मान लो ये है, दूसरा वेक्टर मान लो ये है, और दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लें तो दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब अगर इसका अल्फा है तो इसका भी क्या होगा, अल्फा होगा। अगर इसका बीटा तो इसका भी क्या होगा, बीटा होगा। अगर इसका गामा तो इसका भी क्या होगा, गामा होगा। इससे निष्कर्ष निकल के आया है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, भाई अल्फा बीटा गामा सेम है। अगर अल्फा बीटा गामा सेम है, अल्फा बीटा गामा क्या है, सेम है। अगर अल्फा बीटा गामा सेम आते हैं आपस में, है ना, अल्फा अल्फा सेम आता है, बीटा बीटा सेम आता है और गामा गामा सेम आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उनके कोसाइन भी क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो भाई एक को मान लिया हमने L1 जो कि cos अल्फा 1, एक को मान लिया L2 जो कि मान लिया cos अल्फा cos बीटा 2, सॉरी बीटा 1, और एक मान लिया N1 जो कि मान लिया cos गामा 1। अब क्योंकि हम जानते हैं अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, बीटा 1 बराबर बीटा 2, गामा 1 बराबर गामा 2। यहां तक बात समझ में आई। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निष्कर्ष निकल के आया है कि जो L1 बराबर हो जाएगा L2 के, M1 बराबर हो जाएगा M2 के, N1 बराबर हो जाएगा N2 के। दैट इज कॉल्ड, अगर मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन मान लेता हूं L1, इसको मानता हूं M1 और N1, इसको मान लेता हूं मैं L2 M2 N2, तो यहां से बात निकल के आई है कि क्या हो जाएगा भाई, सीधा हो जाएगा L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। ये सिचुएशन निकल गई, बोलो समझ में आया। लेकिन जो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे, अब उनकी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, लेकिन कैसे डिपेंड करेंगे, प्रोपोर्शनली डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे, प्रोपोर्शनली डिपेंड करेंगे। इसका मतलब पहले वेक्टर का जो हमारे पास मान लो वेक्टर ये A था और मान लो वेक्टर ये B था, तो जो पहले वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आया, जो दूसरे वेक्टर डायरेक्शन रेशियो आया, वो एक दूसरे प्रोपोर्शन होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। अब प्रोपोर्शन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इक्वल टू लैम्डा बी पर निर्भर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी निकल गई। बोलो समझ में आया, डाउट है, आया। चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग उसका आंसर दीजिए। कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है OP। हम मान लेते हैं OP कोई वेक्टर है मेरे पास, इंक्लाइंड टू OX at 45 डिग्री एंड OI, OX मतलब समझते हो एक्स एक्सिस के लिए, OI मतलब समझते हो वाई एक्सिस के लिए, एट 60 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड करना है तुम्हें, देन फाइंड एंगल at which OP is inclined to OZ।
चलो बताओ कैसे लगेगा। प्लस माइनस एक बचा दो, एंगल निकालना था। वही तो क्या कहते हैं, और कॉस में तो 60, कितना आएगा? 60। गलत है। चलो सॉल्व करो सब लोग। तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन? सॉल्व करो, सॉल्व करो, अगर कोई डाउट है बताओ। गलत है। हम बताएं? पैंतालीस आएगा, हम्म, 45 गलत। चलो ध्यान दो, बता दें हम अगर तुम लोग को डाउट हो रहा तो। देखिए सबसे पहला काम क्या दिया गया क्वेश्चन में हमें, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक्स एक्सिस एंगल कितना बनाता है 45, एक्सिस एंगल कितना बनाता है 45। तो एक्सिस एंगल 45 बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू दिया गया 45, ठीक है, बीटा दिया गया 60, गामा में निकालना है। अब हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कहानी समझ में आ गई? अगर ये मेरे पास हो गया बेटा तो अल्फा वैल्यू 45 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये स्क्वायर करने पर, है ना, क्योंकि cos 45 वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस, अब इसका रूट भाई 60 क्या है, 60 मतलब क्या 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/4 आएगा, जैसे नो, ठीक है, और प्लस लगा है cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो पूरी कहानी समझो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई 3/4, 3/4 इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1/4 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि कॉस गामा इक्वल टू हुआ एक हुआ 1/2 प्लस का, और एक हो गया कॉस गामा इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा कॉस गामा इक्वल टू क्या निकल के आएगा 45 का मान होता है क्या 1/2 ना, लाइट 60 हो गया, या फिर कॉस गामा इक्वल टू कितना होता है कॉस 120, इसका मतलब यहाँ से गामा इक्वल टू क्या आ गया 60, और यहाँ से गामा इक्वल टू क्या आ गया 120। यहाँ पे एक एक आंसर तुम लोग बता रहे थे, आंसर होंगे 2। ये वाला ये बता चुके थे, तो ऐसे कैसे, एक वो बता चुके एक तुम बता रहे, तो ये वाला ये बता चुके तो हम नहीं बताएंगे, हम बता चुके तो वो नहीं बताएंगे, थोड़ी चलता है। ये इसमें बोला था ये तो गामा इक्वल टू 60 होगा, ये तो फिर क्या होगा 120 होगा। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट है? क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बोलो कर लोगे श्योरिटी के साथ? चलें बढ़े आगे, बढ़े महाराज, डाउट है? ठीक है, तो चलिए समझिए अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। बताओ अब ये हमें मान बताने पड़ेंगे महाराज जी को, ये 1/2 कॉस में इनको 45 नजर आ रहा है ना, फिर दिन को रात नजर आएगा, है ना, तारे सितारे नजर आएंगे, क्यों बेटा? अरे भैया क्या भैया, क्वेश्चन समझिए अच्छे से, और बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लगाओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, आर ऑफ वेक्टर आर विच इज ये तो होता है इक्वली
इंक्लाइंड विद, तो ये बहुत आसान है क्या, फाइंड y एंड and रूट z if, पर तो लोग पूरा जो हम लिख रहे हैं, वेक्टर r इज गिवन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। आसान है ना? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बना जा सकती है। बनाओ ना, तो बताओ भाई, सोल्यूशन करो फिर जल्दी से करो। ऐसे तो 1 बाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर प्लस -1 बाई रूट 3 आएगा उससे। अब बेटा वो मुझे ना बताओ, अब मुझे चाहिए एग्जैक्टली आंसर, तो मुझे आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं, मुझे बवाल नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे चाहिए आंसर। एक सर प्लस वाला, एक सर माइनस वाला। कितने बन सकते हैं ये बताओ, पॉसिबल? 2 दो बन सकते हैं, और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। मुझे नहीं पता। 2 बनेंगे नहीं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। दो बनेंगे ना, तुम बताओ। इसमें तो लग रहा है बाप रे, मॉड बनने लग रहा है। हाँ मोड लगा, मोड लगा तो क्या बनेगा? मुझे नहीं पता, आंसर चाहिए मुझे। सरल है ना, सरल है ना, इसलिए तो पूछा मैंने। अब देखो, इस लड़के ने क्वेश्चन लिखते ही मेरे लिखते ही बोल दिया सरल है। एक ही रहेगा, पक्की बात है? अरे श्योर, पक्का? ठीक है। पक्का श्योर हो तुम लोग? हाँ जी भैया। हाँ, एक ही बनेगा, तुम भी श्योर हो? इफ r इज अ गिवन, ये दे रहा है वेक्टर r इज गिवन, ये नहीं बोला ये फाइंड करना है, ये दिमाग अपने डाल लो फिर से। क्या लिखा, लिखा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज गिवन, अगर ये गिवन है। मैग्नीट्यूड लिखा है ना वो, हाँ, मॉड तो लिखा नहीं। मॉड ऑफ वेक्टर r का मतलब क्या होता है? नहीं तो मुझे बताओ। मतलब पॉजिटिव हो जाएगा वो। इनको एक थप्पड़ मारो मेरी तरफ से, रसीद करो। आप सर ज्यादा अच्छे नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे उनके वेक्टर दिया गया उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर के ऊपर अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर अगर मॉड्यूल लगा देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, बस इतना हम जानते हैं। हमको लगा इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, यही पढ़ेंगे इसको, ठीक है? इज गिवन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। 2 ही बनेंगे। काउंट करता हूं मैं आज। देखो, ये तो कंफर्म है कि अगर हमारे पास क्या दिया इन्होंने कि अगर वो सभी डायरेक्शन क्वेश्चन इक्वल है ना, तो L मान लो कोई वेक्टर R रहा होगा, मान लो ये कोई वेक्टर हमारे पास क्या है, R है ना, जिसका हमें ये दिया गया है, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। बस समझ नहीं आ रही? तो मैं इसमें क्या ले सकता हूँ? मैं इसमें ये ले सकता हूँ कि सर ठीक है कि आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से बन जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बोलो, कहानी क्लियर है? तो अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, M भी इक्वल होगा हमारा, N भी इक्वल होगा हमारा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये तो कहानी क्लियर हो गया है ना? लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए, इसमें ट्विस्ट चाहिए। मैं क्या ले सकता हूँ? एक ले सकता हूँ मैं प्लस 1/√3 कामा प्लस 1/√3 कामा प्लस 1/√3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? या नो, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं लिख सकता हूँ प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। बोलो, ठीक है? 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3, ठीक है? बात समझ नहीं आ रही है?
-1/√3, 1/√3, 1/√3, हाँ ठीक है। फिर से 1/√3, हालांकि तुम्हें बनाना नहीं, मैं तुम्हें गिना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इतने भौचक्का थे ना कि कितने बनेंगे सर, तो हम लोग तुम्हें गिना रहे हैं कि इतना भौचक्का होने वाली बात क्या है, समझ में आ रहा है। √3, अगला -1/√3, 1/√3, -1/√3, ठीक है। अगला है ना 1/√3, -1/√3, और फिर -1/√3, नहीं हुआ, ठीक है। अब कितने हो गए, अब इतने हो गए, फिर -1/√3, -1/√3, -1/√3, कितने हो गए, नहीं भैया नहीं, और बन सकते हैं, एक और बनेगा, तीन एक माइनस 3 3 6 2 8 बन तो गए, अब और नहीं बन पाएंगे, और कहाँ बन पाएंगे बताओ। 3 3 6 2 8, 8 बनेंगे टोटल, कितने बनेंगे 8। अब मैं तुम्हें काउंट करने का तरीका बताता, मैं ऐसे ना काउंट करता, इधर कितनी पॉसिबिलिटी है 2, इधर कितनी पॉसिबिलिटी है 2, इधर कितनी पॉसिबिलिटी है 2, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 8। नहीं समझे क्या बात, तो टोटल कितने वेक्टर फाइंड किए जा सकते हैं, 8 वेक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं भाई साहब। ये दो, एक बीच में माइनस कर दीजिए और किनारे किनारे प्लस कर दीजिए, वो वाला बना। हाँ बीच में माइनस किनारे किनारे प्लस, ये यहाँ भाई इसमें 2 पॉसिबिलिटी, उसमें 2 पॉसिबिलिटी, उसमें 2 पॉसिबिलिटी, प्रोडक्ट कर दो 8 ही तो बनेंगे, ऐसे नहीं निकल पा रहा है क्या, तो 8 मैंने बना के दिखा दिया, तुम्हें पता समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बनेंगे 8 बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो क्या कर देते, दो ऑप्शन में रहता जरूर, ऑप्शन में 1 रहता, ऑप्शन में 2 रहता, ऑप्शन में 6 रहता, ऑप्शन में 8 रहता, 6 भी रहता ऑप्शन में, गारंटी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आएगा 8। खुश करना पड़ता है सबको, ठीक है। देखो कुछ कुछ कर रहे हैं बगल में बैठे, अरे कौन स्लेट हो गया अपनी, वाइट नहीं चल रहा क्या पूरी तरीके से, अच्छा ये रोशनी से दिल पर गई ना इसलिए तो लग रहा है जी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, अरे रेडी फॉर दिस सेशन, अरे मजा आ रहा है भाई साहब सबको, मजा आ रहा है सबको। एक्चुअली में क्या है कि ए वेक्टर आर inclined at equal angles to OX, OY and OZ, ठीक है। if the magnitude of R is 6 units, find R। चलो बताओ क्या होगा, इसमें 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या है, बात को समझना, कॉमन सेंस लगाओ, क्या लगाया करो, कॉमन सेंस, क्या लगाया करो, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की स्पेलिंग भी गलत है, कॉमन सेंस। अब सर कॉमन सेंस कैसे लगाएं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने कहा कि वेक्टर आर हमें निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड दिया गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया 6। हमें पता होता है अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए और वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाए, क्या पता चल जाए, डायरेक्शन, तो हम काम कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकल के आता है LI प्लस MJ और प्लस NK निकल के आता है, क्या निकल के आता है, LI प्लस MJ प्लस NK निकल के आता है। बात सबको समझ नहीं आ रही है। तो कोई वेक्टर अगर बनेगा आर, जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये तो बनेगा ना। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 6, डायरेक्शन कितना आएगा। अब इन्होंने बोला कि सभी इक्वल है, इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड होते प्लस माइनस 1/√3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस बाहर कर लो, तो 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K। बोलो समझ में नहीं आया।
अब क्योंकि मैं इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकता हूँ, अरे ये यूनिट वेक्टर ही तो हुआ ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ये तो वेक्टर तुम्हें निकालना था। बोलो समझ में आया कि डाउट है? आ गया ना? ठीक है। तो कोई भी वेक्टर दिया जाए उसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और आपको डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन दे दिया जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ये है वो, ये डायरेक्शन कोसाइन आपको दे दिया जाए, बोले वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो निकाल पाओगे? वेक्टर नहीं निकाल पाओगे। डायरेक्शन कोसाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, उनका जो कलेक्शन बनाएंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के जो बनाएंगे वो हमारा आर कैप बन जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डायरेक्शन। वेक्टर की डायरेक्शन मुझे पता चल गई है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे अगर पता है तो मैं किसी भी वेक्टर को आराम से फाइंड कर सकता हूँ अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल जाए तो। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड the angle at which the vector 2i minus j लिख लो, माइनस जे और प्लस 2k, ठीक है, इज inclined to each of the coordinate axis। अब मुझे बताओ 2/3 cos अल्फा करेंगे ये 2/3। अब देखो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, पेंसिल फिर से पेन लो, एक बात तुम्हें बता देता हूँ, इसको डायरेक्शन कोसाइन में ये चीज क्यों की गई है, इसको बात को समझिए, थोड़ा सा क्लियरली समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर उठा लिया, ना, हमने मान लो कोई वेक्टर मान लो उठा लिया, ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर उठा लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये वेक्टर फिक्स कर लेता हूँ, अगर मैं इसका एंगल फिक्स कर दूं, अल्फा बीटा गामा से मैं एंगल क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो इसी को डायरेक्शन मतलब क्या, अब ये वेक्टर फिक्स होगा नहीं होगा, तो इसको समझेंगे कैसे, ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ कैसे समझेंगे, तो बात समझना। अगर थोड़ा भी इसको हिलाता हूं वेक्टर चेंज हो जाएगा, अगर थोड़ा भी इधर हिलाता हूं वेक्टर चेंज, इधर भी हिलाता हूं वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने कहा मैं अल्फा बीटा गामा फिक्स कर दूं तो वेक्टर फिक्स हो जाता है, उसकी लेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन एंगल ना चेंज करूंगा तो वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा चेंज नहीं होगा, हमेशा वही रहेगा, वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो डायरेक्शन सेम क्यों रहेगा, एंगल फिक्स हो जाएगा तो फिक्स क्यों, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी हिलाऊंगा, मान लो अगर तुम बोलो सर थोड़ा नीचे कर दो, को दिखे जा रहा अल्फा सेम रहेगा, तो मैं चलो ठीक नीचे करो, जैसे नीचे करेंगे तो अल्फा गामा तो कोई अल्फा बीटा तो खुश हैं, लेकिन गामा नाराज हो गया, कहीं हम चेंज हो गए, ये चेंज हो गया मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। तुमने कहा अरे नाराज सेम नाराज ना हो, खुश रहो, तो इसके मन में सारा था चलो इधर चले, ये भी कहाँ जान पाई है, थोड़ा इधर घूम जाए, जैसे थोड़ा इधर घूमा बीटा नाराज हो गया और अल्फा नाराज हो गया, दोनों नाराज हो गए, गामा खुश करने चक्कर में, कहीं नहीं यार पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब भी हम थोड़ा भी एंगल चेंज कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज ना हो उसके लिए बस एक ही काम कर सकते हैं कि एंगल तीनों को फिक्स कर दें, तीनों एंगल को क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखने के लिए, मतलब डायरेक्शन ना चेंज हो, ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें अल्फा बीटा गामा सेम रखना होगा, चेंज नहीं करना है। अगर ये सेम रखते हैं तो लेंथ कितना भी उसकी बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड भले चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो कहानी सब क्वेश्चन में नहीं आया, आ गया। फाइंड द एंगल, अब मुझे एंगल निकालना, किसी वेक्टर का एंगल पे फिक्स ही हो जाएगा, इसका मतलब एंगल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो क्या एक से ज्यादा देंगे क्या एंगल, नहीं, एक से ज्यादा मतलब नहीं समझे, वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग छोड़ो, हमारे मतलब समझो, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन को फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस वो एंगल फिक्स दे देगा। अब वो बात अलग है, नेगेटिव्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव देखेंगे तो कितना हो जाएगा। भाई जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस, जैसे मान लो ये वेक्टर है तो जेड एक्सिस इधर से देखोगे कितना हो जाएगा, इधर से देखोगे कितना हो जाएगा, तो वो तो है ही ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो वो तो अलग अलग एंगल देगा ही देगा। लेकिन कहने का मतलब है एक ही अगर तरीके से देखोगे, पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से दो एंगल नहीं देगा, नहीं समझे क्या बात, आगे ना, ठीक है। तो फाइंड द एंगल एट विच दिस वेक्टर एंड इंक्लाइन द एज ऑफ बॉय। तो कैसे निकालेंगे, तो ये मान लो ए बी सी, तो ये हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी होगी -1, और सी की वैल्यू कितनी होगी 2।
ए बी सी, तो ये क्या हो गए, रेशियो हो गए, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं एल बराबर होता है प्लस माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2/3। कहानी क्लियर है, प्लस माइनस जैसे ना लगाएं और ऐसे लगा दें तो भी सही रहेगा, क्योंकि हम ये तो दिया ही प्लस में लगाने की क्या जरूरत है ना। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 जब 4 2 जब 4 4 4 8 8 1 9 है ना, 9 को स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 3, 2/3। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस 1/3 एंड एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2/3। ये मेरा एल आया ना, लेकिन मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 2/3। बीटा कितना हो जाएगा बेटा माइनस का cos माइनस का ही हो जाएगा। अरे यार तुम सेंस मत लगाओ ज़्यादा, कॉस इनवर्स माइनस 1/3 रहने दो, बहुत सेंस लगा रहा है लड़का। गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ तो मुझे पहले। हाँ, इनके बुद्धि में क्या चल रहा था, प्लस हो जाएगा, देख रहे हो ना लायक इनका 2/3। ज़्यादा सेंस लगाओगे ना तो मेरे गली में बैठे हो, फिर गलत मत बोलो, लगाओ सेंस लेकिन गलत मत बोलो। सब कुछ समझ में आ गया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में भी तुम लोग को हम कुछ दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाओ, चलो लगाओ। हाँ पेन उठा सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो द projection of a vector on the coordinate axis are 6, -3, -2. Find its length and direction cosine। चलो करो। क्या है जरा बताओ इनसे तुम। 7 हो गए और 6/7 2/7। एक्चुअली में क्या दिया गया, प्रोजेक्शन दिया गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहे हो, एक्स वाई जेड के लिए। अब हम जानते हैं एक्स एक्सिस के लिए जो हमारे पास डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एल होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है उस वेक्टर का, आर होता है। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, वो दिया गया कितना 6, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वो कितना दिया गया -3, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वो कितना दिया गया 2, वो दिया गया हमारे पास 2। नहीं समझ में क्या बात बताओ, आ गया। अब मुझे यहाँ से L बराबर क्या मिल जाएगा 6 अपॉन मैग्नीट्यूड आर, ठीक है ठीक है, और यहाँ से M बराबर क्या मिल जाएगा -3 अपॉन मैग्नीट्यूड आर, और यहाँ से N इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड आर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर लूँ, स्क्वायर करके मैं क्या कर लूँ ऐड कर लूँ, तो क्या हो जाएगा 1 = 36 अपॉन मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर को लिया, बता पूरा क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। नहीं समझ क्या बात, 36 नहीं आना चाहिए ना, 49 आएगा। हाँ 49 आएगा, हमने खाली इसको लिख दिया 36, बाकी इनको तो देखा नहीं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू आ जाएगा 6/7, ठीक है। एम इक्वल टू क्या आ जाएगी -3/7, ठीक है, और एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7। नहीं समझ में आया, आ गया। बस इस तरीके से में करना है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन लिखो। हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्टेड किए जा रहे हैं A to B, कितने किए जा रहे हैं A to B, ये मान लो A, ये मान लो B। A के पॉइंट दिया गया है 1, 2, -3 एंड B का पॉइंट दिया गया है -1, -2, 3, ठीक है। तो मुझे बताना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बताना है। चलो बताओ। माइनस का 2 और -4 और
प्लस का 4 प्लस का 6 1 2 -3 एंड -2 माइनस, हाँ चलो इसको 1 ले लो। अब बताओ 4 हो जाएगा प्लस का। चलो तो वैल्यू बताओ, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे पहले बताओ, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो तो हो जाएगा x2 - x1 होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 का निकले नहीं क्लियर, इसको लगा देंगे अपन। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, यहाँ से क्या आ जाएगा x2 - x1 मतलब -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे डायरेक्शन रेशियो आ गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तुम्हें, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, ठीक है डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से हो जाएगा -1/3 -2 अच्छा कैंसिल करने के बाद सीधे, अच्छा सीधे इसमें ऐसा कर सकते हो ना, इसको ऐसा भेज सकते थे, सुनो इसको 2 से डिवाइड करा लो है ना, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, 2, -2, ये भी है ना, तो ये भी डायरेक्शन इसका रेशियो होगा। क्लियर नहीं क्लियर क्लियर, तो बताओ इधर क्या हो जाएगा 1/3 2/3 एंड -2/3, ये भी आपका आंसर होगा। समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिटवीन टू वेक्टर्स in term of डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मुझे लाइन और मुझे अगर प्लेन दोनों को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है लाइन और प्लेन अगर अच्छे से क्लियर करना है तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे अच्छे से क्लियर है तो विश्वास करिए मेरा, आपको प्लेन और लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वे में दोनों ही टाइप मतलब दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे और बहुत अच्छे से आंसर भी दे पाओगे, बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? हमने मान लिया 2 वेक्टर बोला है, हमने मान लिया पहला वेक्टर हमारे पास ये हो गया और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये हो गया। पहली बात ये समझ लो, पहला वेक्टर मान लो ए हो गया, दूसरा वेक्टर हमारे मान लो बी हो गया। ठीक है, पहले वेक्टर डायरेक्शन क्वेश्चन मान लिया हमने L1 M1 N1 हो गया, दूसरा वेक्टर मान लिया मैंने L2 M2 N2 हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब मैंने क्या कह दिया कि भाई दोनों वेक्टर मेरे पास आ चुके हैं और मैं निकाल रहा हूं एंगल, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए कैप। ए कैप क्या लिख दूंगा, L1I प्लस M1J प्लस N1K। बोलो मैंने इसको ए कैप क्यों लिखा? क्योंकि यूनिट वेक्टर रहेगा नहीं रहेगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो वही आंसर आएगा, इसका मतलब एक कैप है। दूसरा वेक्टर को हम बी कैप बोल देते हैं। क्या लिखेंगे, L2I प्लस M2J प्लस N2K। बात समझ में आ गया? अब इन दोनों के बीच में एंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एंगल की बात कर रहा हूं। तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू दो वेक्टर, मान लो दो वेक्टर हो गए ना, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? अपॉन, अब इसका करोगे अंडररूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अंडररूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हमारे पास निकल के आया cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तो निकल के आएगा ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट और क्लियर कर लो आप, क्या क्लियर करना है वो भी समझ लीजिए। अगर मैं आपसे यहां से बोल दूं कि दोनों जो वेक्टर थे, जो दोनों वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो एक दूसरे क्या थे, परपेंडिकुलर थे। क्या थे, परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा, cos 90 वैल्यू क्या होता है 0। दैट इज यहां से क्या इंप्लाई कर जाएगा ये कि L1 L2 प्लस M1 M2
प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। जी कोई दिक्कत? और अगर मैंने कह दिया कि भाई साहब ये दोनों पैरेलल थे, 41 पैरेलल थे, पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये तो थीटा इक्वल टू 0 जीरो हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो यहां से क्या कहानी निकल के आएगा? L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या बोल रहे हैं? सही होगा ये? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? जी ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और उठा लेता हूँ, क्या? जैसे कि हम जानते हैं पैरेलल की कहानी क्या होती है, इसी में समझ लो। हम जानते हैं पैरेलल की कहानी क्या होती है। पैरेलल कहानी ये होती है कि जो वेक्टर दिया गया है, मतलब ए कैप जो दिया गया है, वो डिपेंड करेगा लैम्डा बी कैप पर, लैम्डा बी कैप पर, है ना? ये तो डिपेंड करेगा ना भाई। तो इसका मतलब जब ये इस पर डिपेंड करेगा तभी हमारी कहानी देगा। अब तो पूरी समझ में आ गया होगी पूरी बात, कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब मैं लूंगा अगला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in term of डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो मान लिया पहला वेक्टर हमने मान लिया A1I, भाई उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या? A1 है, B1 है और C1 है। तो बात समझ आई नहीं आ रही? तो वेक्टर उसका यही तो बनेगा ना। और दूसरा क्या मान लिया हमने? A2I प्लस B2J और प्लस C2K। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या बनेगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये तो बनेगा। दैट इज कॉल, अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ तो अपना फैक्टर क्या निकल के आता है? फैक्ट निकल के आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B करो जरा, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर? अंडर रूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कहानी क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ ही गई होगी। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं आपको इसी में। अगर पहला केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर वेक्टर A परपेंडिकुलर है ऑन वेक्टर B, अगर वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B तो क्या निकल के आएगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसका मतलब हुआ कि cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। केस सेकेंड, अगर वो पैरेलल हो गए तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ में आया? डाउट है? चलिए तुम्हें कुछ और बता देते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन नहीं उसमें क्या है, बढ़े आगे। हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए हैं जिसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन है हमारे पास। ठीक है, पहला वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास प्रोपोर्शन है 4। ठीक है, 4 डायरेक्शन रेशियो दिए गए। क्या दिए जा रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्या दिए गए? 4 कामा -3 कामा 4 कामा -3 कामा +5 दिया गया। एंड दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तुम्हें दिया गया है। ठीक है, 3 कामा 4 कामा 5। हमें निकालना है एंगल। क्या निकालना है? एंगल। एंगल मुझे निकालना है, बताइए क्या होगा? थोड़ा सॉल्व करो। ये बीच में क्या लिखा? 3 कामा 3 कामा 4 कामा 5 60
3,4,5 पाई/3 जी सही है। देखो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, इनका डॉट कराओ, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, कहाँ निकले ना, अपॉन अंडर रूट इसका सोल्व 4 4 16 16 9 25 25 25 50 आ गया, कहाँ निकले नहीं क्लियर। इसका करोगे तो इसका भी आई थिंक वही रहेगा 50, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 25/50 है ना। इसका मतलब क्या हुआ 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या फिर पाई/3। नहीं समझ में क्या बात आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये दे रहा है कि डायरेक्शन रेशियो इसमें भी दिया गया। डायरेक्शन रेशियो क्या है 4, -3, -5 दिया गया एंड 3, 4, 5। हमें क्या निकालना वैसा, हमें वही चीज़ फिर निकालनी है, डायरेक्शन वही आएगा। वही है क्या। अच्छा दूसरा दे देते हैं, एक क्वेश्चन 2 जगह दिया इनमें। ओके लिखो, फाइंड द coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point A दिया गया तुम्हें 1, 2, 1 to the line joining B दिया गया आपको 1, 4, 6 एंड C दिया गया आपको 5, 4, 4। ठीक है चलिए करो। हर तरीके से आ जाएगा, जैसे करो उससे भी आ जाएगा, सबसे आ जाएगा, करो। मिड पॉइंट थ्योरम कैसे होगा जरा इसमें बताओ मुझे। परपेंडिकुलर दिया गया ना, तो ज्ञान न दो हमें, हाँ चलो ध्यान दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं बहुत टफ है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत टफ है। एक बार रुक जाइए जरा, एक बार चेक करिए। अब चेक करते रहो, हमें लगाने दो अपने आप से, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा बी और सी है। तो बी और सी मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा है, ये मान लिया हमारे पास, इधर हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास क्या है सी है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है मान लो ए है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ए हमारे पास क्या है 1, 2, 1 है। बी हमारे पास क्या है 1, 4, 6 है, और सी हमारे पास क्या है 5, 4, 4 है। तो इस लाइन, ये मान लो एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन मान लो ये हो गई, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए और मुझे अगर इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो हम भाई परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इसको क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब मुझे पता चल गया है कि अगर ये लैम्डा, भाई मुझे पॉइंट तो पता नहीं, तो पहले ये पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो ये मान लिया हमने λ1 मान लिया, ये मान लिया हमने 1, सॉरी लैम्डा मान लिया, इसको मान लिया हमने 1। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने, सॉरी ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो इंटरनली सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो सेक्शन फार्मूला से इसको मान लो अगर हम ओ पॉइंट नाम दे देते हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, तो ओ के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। चलो मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके m1x2 + m2x1 / m1 + m2 जैसे नहीं लगाते थे वैसे निकालो। m1 इन लैम्डा 5 + 1 अपॉन लैम्डा +1। अगला बोलो, है ना। तो ये बोल देंगे 4 λ + 4 अपॉन लैम्डा +1। क्लियर नहीं क्लियर। अगला 4 λ
और प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के लिए क्लियर है। हाँ। इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट आ गया, अभी डायरेक्शन रेशियो तुम्हें निकाल के प्रोडक्ट करना है। डायरेक्शन रेशियो तुम्हें पता है a2 माइनस a1 b2 माइनस b1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a2 माइनस a1 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, और b2 माइनस b1 मतलब नहीं समझ में आ रही क्या बातें, पहले a1 निकालो, पहले a1 निकालो, 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा ना, इसका निकालो, इसका क्या आएगा, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा ना, किसमें किसको, 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 में क्या माइनस करना पड़ेगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ये डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे। नहीं समझ क्या बात भाई, फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 कामा b2 माइनस b1 कामा c2 माइनस c1, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो इसका, उस तरफ से उसका भी। तो हम क्या करेंगे, टर्म वाइज, a2 माइनस a1 इसका निकला, अब a2 माइनस a1 इसका निकल लिया, उसको उठा के मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस अब b1 में मतलब 4 में 4 गया 0, तो 0 से कायम खत्म। अब c1 देखो, 4 में 6 गया कितना आएगा, -2, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई, -2 हो गया। अब इंटू, अब इसमें देखो, इसमें और कितना माइनस को 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, तो इक्वल टू 0, तो इक्वल टू में भेज देंगे, कोई दिक्कत, और यहाँ से लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर सकते नहीं, सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर देखो 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा माइनस 1, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 लैम्डा में लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो, हाँ 8 लैम्डा कहाँ से, अरे तो लो, अच्छा 8 ही लैम्डा कर लो इनको, 8 लैम्डा कहानी क्लियर है, अरे 4 2 8 ये सीधे बोल दिए, तो इधर बताओ 3 लैम्डा और प्लस 5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5, बोलो समझ में आया नहीं आया, इक्वल टू, सो इम्प्लाइज, तो यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 5, नहीं लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू कितना आया 1 आ गया। चलो पॉइंट निकालना था मुझे, तो लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, तो 5 1 6 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 मतलब 3, 4 4 8 8 बाई 2 4 4 6 4 10 10 10 बाई 2 5 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में। मिड पॉइंट ये है, थप्पड़ मार दूंगे तुम लोग को, सेम निकल आएगा बता रहा है, और बात अलग है कि सेम निकल आए, लेकिन है नहीं ना, तो कैसे भाई, हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकते ना मिड पॉइंट ही होगा, बोल रहा है। तो एक संभावना थी, परपेंडिकुलर लगाते रहना, मैं और लगाऊं, और लगाओ, एक ये और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम लोग फिर लुढ़क जाते हो। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ the line which is perpendicular to the line with direction cosine and direction cosine proportional to 1, -2, 1 and 0, 2, 1। चलो सॉल्व करो, पहले इसको। हाँ देखो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन
विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस। मतलब जो हमें ऐसी लाइन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक दूसरी लाइन, एक दूसरी लाइन ये है, हमें एक ऐसी लाइन है जो इसकी भी परपेंडिकुलर, इसकी भी परपेंडिकुलर, बात समझो, है ना? ठीक है, इस लाइन का मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझे क्या बात? तो उसको निकालने का तरीका क्या है गुरुजी? देखो, हमारा कहने मतलब है, जो इससे मान लो ये लाइन है और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के भी, और मान लो दूसरी लाइन है इस लाइन के भी, क्या है? परपेंडिकुलर मान लो है ना? तो इसका डायरेक्शन कोसाइन मैंने मान लिया एल एम और एन, बात समझ में आ रही है? और इसका डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें दिया गया है 1, -2, 1, और इसका डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें दिया गया है 0, 2, 1। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? हम जानते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। तो हो जाएगा L -2m और प्लस n इक्वल टू 0। अभी तो हमने बताया ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 0। अब क्योंकि ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब हो जाएगा कि 0L प्लस 2m और प्लस n इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गया? अगर मैं यहां से अपना L ले लूं बाय सॉल्विंग, अगर मैं L ले लूं तो ये ढक जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? और -2 हो जाएगा। -m ले लेंगे तो ये ढक जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर n ले लिया मैंने, इसको ढक लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से क्या आएगा? L/-4 इक्वल टू -m/1 इक्वल टू n/2। हमें पता है कि अगर मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन तो मैं लिखूंगा √L² + m² + n²। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, तो पहले तो हो जाएगा 1/√, है ना? क्या आएगा? 16 सीधे लिख दें √21 आएगा क्या? पक्की बात है ना? मैं गलत लिख रहा है, कहीं गलती तो नहीं होगी? देखो 1 to -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, -m ले लेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, और सॉरी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमने 2 ले लिया तो इधर हमारे पास 2 हो जाएगा, इधर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 to 4 4 16 16 16 4 20 21। डायरेक्शन कोसाइन थोड़ी है, डायरेक्शन रेशियो है ये। अपॉन L/A m/AB n/C, ये डायरेक्शन रेशियो हुए। माइनस के 4 बटे हैं? ये डायरेक्शन रेशियो हुए तो हाँ तो -4 बटे √, वो हाँ, वही तो डायरेक्शन कोसाइन हम बोल रहे हैं। -4 बटे क्या? 21 √21। ये गलती कहाँ हो गई? -4 दिए हैं। क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे -2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? -2 होना चाहिए था, ये गलती हो गई था। और कुछ नहीं। तो यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? -2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, +4। क्लियर है? और कहीं मिस्टेक हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा यहाँ पे रहेगा। बस यहीं खाली चेंज होगा ना, इतना प्लस का 2 आ जाएगा, तो 2 2 जब 4 यानी कि 8 1/3 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? 2/3 तो L की वैल्यू क्या बनेगी? 2/3। M की वैल्यू क्या बनेगी? -1/3। N की वैल्यू क्या बनेगी? 2/3। समझ में नहीं आ रहा है? इधर हमारा थोड़ा गलत था, यहाँ क्या था क्वेश्चन? -2 था। अब सही है, समझ में आया? डाउट है? आया? बताओ इसमें डाउट, इसमें बताओ क्लियर क्या नहीं था आपको? समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ में आया? एक ऐसी लाइन का मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना था जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के भी परपेंडिकुलर है, और इधर वाली लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताना, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। तो उसी रूल से हमने ये दोनों इक्वेशन बना लिए और लगा डाले। कोई डाउट हो बता मुझे? समझ आ गया ना? ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे। अब मैं चेंज कर दूँ, टाइप चेंज कर दूँ, थक गया हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, बता दूंगा फुर्सत। क्या समझे? फाइंड
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन between the lines whose direction cosine यहाँ तक समझ आ रही है। डायरेक्शन कोसाइन आर given by the इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन रहेंगी? 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0 एंड -2nl प्लस 5lm इक्वल टू 0। लगाओगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊंगी, तुम लोग सॉल्व करोगे। लगाओ फिर। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें? सबसे पहला काम ये है कि हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और एल और एम एन देखो क्या निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन और गिवन बाई, मतलब जो लाइंस होंगी वो इन्हीं के, मतलब उनका डायरेक्शन कोसाइन यहीं से निकल आएगा। ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व करूंगा और एल और एम एन की जो वैल्यू आ जाएगी वही इनके क्या होंगे, दो जो लाइन होंगे उनका डायरेक्शन कोसाइन आएगा। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे बन जाता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर द गिवन इक्वेशन, है ना। तो ये भी बन जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल सकता है, एंगल निकालने के लिए बोल सकता है, और डायरेक्शन रेशियो भी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसी टाइप से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो मैं यहां से किसी एक वैल्यू को निकाल के उठा के रख दूंगा। तो मैं यहां से चलो m की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से 3l जो मेरे पास लिखा है प्लस m लिखा हुआ है और प्लस 5n लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से अपने मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा। m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -3l और प्लस 5n आ जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, तो यहां से m की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा। तो इसको मैं नाम देता हूं, चलो इक्वेशन में फर्स्ट नाम देता हूं, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा -2nl, कोई दिक्कत, और प्लस 5l और ब्रैकेट में m की वैल्यू क्या रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3l और प्लस 5n इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 यहां तक समझ में आई नहीं आया, पहले बताओ। आ गया। अब मैं अंदर देखो -2nl मेरे पास है और इधर मल्टीप्लाई करा दो बेटा। इधर मेरे पास एक चीज मैंने नहीं लिखा था, 6mn, क्या नहीं लिखा था मैंने, 6mn। चलो इसमें भी रखो 6mn भी था, तो फिर से रख लेते हैं। चलो बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 6m की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस, तो हो जाएगा हमारे पास -3l प्लस 5n, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, और इंटू में n है तो इंटू में n लिख लेंगे, बात समझ में आ गया। और -2nl है, लिख लेंगे, है ना, और प्लस का 5, और यहाँ से मेरे पास क्या है, l है, और मेरे पास n की वैल्यू है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 3l और प्लस 5n इसको टू क्या चल रहा है, 0। बोलो भाई, तो मल्टीप्लाई करो अंदर से, तो 6 3 जा 18 nl, है ना, और माइनस 30n स्क्वायर हो जाएगा, -2nl, ठीक है, और माइनस 15l स्क्वायर हो जाएगा, और -25nl हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो nl कुल मिला के कितने हो गए, 45 -45 है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 45 nl, पहले माइनस सभी में है यार, माइनस क्या सभी में, बाहरी का, तो इसको हटा खत्म करो। क्या लिखते हैं, 30n स्क्वायर प्लस 15l स्क्वायर माइनस 45 सॉरी प्लस 45 nl इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो। पहले से इसको हम 5 से डिवाइड करा देते हैं, 15 से डिवाइड करा दो, 2n स्क्वायर प्लस 3nl और प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो ठीक है ना। अब इसको
तो 2n² प्लस 2nl प्लस nl प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n और प्लस l, है ना, और क्या बन जाएगा अपने पास n प्लस, बोलो भाई, कॉमन हो जाएगा n प्लस l इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल टू माइनस l हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू माइनस l। तो यहाँ से बेटा बन जाएगा n अपॉन 1 इक्वल टू l माइनस l अपॉन 2, क्लियर नहीं क्लियर, और यहाँ से मिल जाएगा n अपॉन 1 इक्वल टू माइनस l अपॉन 1, कहानी क्लियर नहीं क्लियर, ये हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास दो केस मिल गए, एक तो केस फर्स्ट, जब मेरे पास मिला, क्या मिला था केस फर्स्ट में, n अपॉन 1 इक्वल टू l माइनस l बाई 2, है ना, तो यहाँ से मिल गया n अपॉन 1 इक्वल टू माइनस l बाई 2, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो अब हम लोग ये इसको इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी, 3l प्लस m माइनस प्लस 5n, क्लियर नहीं क्लियर, इक्वल टू 0। यहाँ से जहाँ n वहाँ m, जहाँ l था वहाँ माइनस 2n यूज कर लो, जहाँ l वहाँ माइनस 2n यूज कर लो, या फिर जहाँ n वहाँ माइनस l बाई 2 यूज कर लो, है ना, कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 3l प्लस m प्लस 5 इंटू माइनस l बाई 2 इक्वल टू 0, बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6l प्लस 2m माइनस 5l इक्वल टू 0, बात पकड़ में आ गई नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा l इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा m इक्वल टू माइनस l बाई 2, कोई दिक्कत, माइनस l बाई 2 मिल गया, ठीक है। हेंस क्या बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा n बाई 1 इक्वल टू माइनस l बाई 2 इक्वल टू m बाई 1, कहानी क्लियर है। तो ये रेशियो हो गए, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, तो यहाँ से आ गया डायरेक्शन रेशियो, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, क्लियर नहीं क्लियर, तो फर्स्ट लाइन का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 कामा माइनस 2 कामा 1, क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल गया यहाँ से, हाँ सेकंड केस भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी क्या निकल के आएगा बताओ यहाँ से, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू जा 4 1 5 1 6 ना, रूट 6 अपॉन माइनस 2 अपॉन रूट 6 एंड 1 अपॉन रूट 6, बोला समझ में नहीं आया। हालांकि डायरेक्शन कोसाइन मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है ना डायरेक्शन कोसाइन निकालो दोनों लाइन का, तो पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल दे रहा हूँ, बात सबको समझ में आएगी ना। अब आते हैं केस सेकंड में आते हैं, तो क्या चल रहा था n बाई 1 माइनस m बाई 1 माइनस l बाई 1, क्लियर नहीं क्लियर है बच्चे, कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, इक्वेशन तो अपने पास है, इसी इक्वेशन में रख दो फ्रॉम इक्वेशन, क्या होना इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0, जहाँ n वहाँ माइनस l रख दो, तो जहाँ n वहाँ माइनस l रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3l प्लस m माइनस 5l इक्वल टू 0, क्लियर नहीं क्लियर, तो हो जाएगा m इक्वल टू 2l हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m बाई 2 इक्वल टू l बाई 1, तो इस माइनस 1 को इधर भेज दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, ताकि l बाई 1 मिल जाए यहाँ से, है ना, तो ये मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा l बाई 1 इक्वल टू l बाई 1 इक्वल टू n बाई 1 इक्वल टू माइनस m बाई 2, सॉरी m बाई 2, ये माइनस n है, सबको समझ में आया नहीं आया, आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास यार l m n होता है, गलत लिख दिया मैंने, l पहले लिखे थे, ये m लिखते हैं फिर n लिखते हैं, माइनस 2 m फिर n, कहानी क्लियर है। क्या बनेगा माइनस 2 बाई रूट 6 फिर 1 बाई रूट 6 और फिर 1 बाई रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ देयरफॉर डायरेक्शन जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा, पहले l फिर m फिर n, 1 कामा 2 कामा माइनस 1, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन बता दो, डायरेक्शन कोसाइन DC
1/√6 कामा 2/√6 कामा -1/√6 का निकले क्लियर। ठीक है, अब अपने पास क्या एंगल निकालना था, क्या निकालना था एंगल। तो cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 L2 है ना, इन दोनों का L1 L2 करो तो -2/6 यानी कि -1/3 प्लस, नहीं इसमें बता देना आ गया। इनका करोगे तो क्या आएगा 2/√6 मतलब कि 1/3। ठीक है, इसका आएगा -1/6 कैंसिल हो जाएगा ये, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स -1/6। कोई दिक्कत ना इसमें बताओ मुझे, आया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकाल दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया, डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया, एंगल भी निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन तुमसे पूछे भाई साहब कर डालो। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा इसमें लाइन, क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, लाइन पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या स्पेस, सॉरी स्पेस बोल रहा हूँ, स्फेयर नहीं प्लेन पढ़ाऊंगा, पहले प्लेन पढ़ाऊंगा और फिर पढ़ाऊंगा आपको मैं स्फेयर। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग सही है, RA होगा, RE होगा, स्पेयर ना। तो ये 3 टॉपिक आपके चलेंगे, और लाइन प्लेन और स्पेयर। अलग अलग करके बनाए कि एक ही बना दें, अलग अलग अपलोड करें एक ही अपलोड कर दें, एक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, अलग अलग ही प्लेलिस्ट तो बनेगी। हाँ अलग अलग कर दें, नहीं बहुत बड़े बड़े वीडियो बन जाएंगे ना।